बहुत बहुत स्वागत है आप सबके साथ। मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर के हिंदू मलकोट में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन किया है। इसमें देश भर से आए दर्जनों कलाकारों के द्वारा रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी। कार्यक्रम में 4 राज्यों के लगभग 77 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोगों की वाहवाही बटोरी। इस दौरान राजस्थान के कलाकारों ने मांगणिया, गायन और कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जबकि गुजरात के कलाकारों ने राठवा आदिवासी नृत्य पेश किया। हरियाणा के कलाकारों ने घूम और फाग की शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा, जबकि पंजाब के कलाकारों ने गिद्दा और भांगड़ा की शानदार प्रस्तुतियों से उपस्थित जनों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। काशी विश्वनाथ धाम में शादी का मंडप बनकर तैयार हो चुका है, जो कि मंदिर के चौक के पास ही स्थित है। इस मंडप में अब शहनाई गूंजेगी। काशी विश्वनाथ धाम में शादी करने के लिए पहले एजेंसी की मदद से बुकिंग करानी होगी, जिसके बाद उपलब्ध जगह के अनुसार मंदिर प्रशासन अनुमति प्रदान करेगा। बुकिंग के लिए कुछ नियम तथा फीस तय की जाएगी, जिसके बाद बाबा के दरबार से लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे, जिसके लिए करीब 65 से 75 हजार तक रुपए देने होते थे। हालांकि शादी की बुकिंग के लिए कितनी राशि देनी होगी, इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इसे लेकर कोई फैसला आ सकता है। शादी विवाह भी एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो ऐसा भी कोई मना ही नहीं है। आगे फ्यूचर में इसको हम लोग एक एजेंसी के माध्यम से प्लान कर रहे हैं कि जैसे जैसे एजेंसी आएगी वो अपना इसको बढ़ाएगी। लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोगों का उद्देश्य, और उसी उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं। ग्वालियर चिड़ियाघर में रहने वाली शेरनी परी के 3 शावकों को बुधवार को पहली बार पिंजरे से खुले बाड़े में लाया गया। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को शेरनी परी ने 3 शावकों को जन्म दिया था। जन्म के बाद से ये शावक पिंजरे के अंदर आइसोलेशन में थे। महीने भर तक डॉक्टरों की निगरानी के बाद आज इन तीनों शावकों को पिंजरे से खुले बाड़े में लाया गया। पहली बार खुली दुनिया के सामने इन शावकों को देखने के लिए चिड़ियाघर में सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा। जैसे ही शावक पिंजरे से निकलकर खुले बाड़े में आए, यहाँ मौजूद नगर निगम के अधिकारी और सैलानियों सहित बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शेरनी परी के पीछे उसके तीनों शावक पिंजरे से बाहर बाड़े में आ गए। बाड़े में आने के साथ ही इन तीनों शावकों ने पूरे इलाके में उछल कूद शुरू कर दी। नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल की मौजूदगी में इन शावकों को बाड़े में छोड़ा गया। कमिश्नर का कहना है कि 2 शावक फीमेल और 1 शावक मेल है। अब ग्वालियर के चिड़ियाघर में शेरों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। आने वाले समय में इन तीनों शावकों के नाम रखने की प्रक्रिया होगी, जिसमें शहर के बच्चों से इन बच्चों के लिए नाम मंगवाए जाएंगे। बांधवगढ़ में फिर एक तेंदुए की मौत हुई है। पिछले 10 दिनों में बांधवगढ़ में ये चौथा तेंदुआ है जो आकस्मिक मौत का शिकार हुआ। इसके पहले 20 नवंबर को एक साथ 2 तेंदुआ शावक मौत के शिकार हुए थे। उसके बाद 26 नवंबर को एक वयस्क मादा तेंदुआ की मौत की खबर आई और एक बार फिर से एक तेंदुआ की मौत से पार्क प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि चारों घटनाएं टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर और बफर क्षेत्र से सामने आई हैं। ताजा मामला भी पनपथा बफर के करौदिया बीट के जंगल का है, जहां पार्क के सुरक्षा कर्मियों ने तेंदुए का शव देखा और प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने पूरे प्रोटोकॉल के तहत तेंदुए का पीएम कराने के बाद अंतिम संस्कार किया। मृत मिले नर तेंदुआ की उम्र तकरीबन 1 साल है और प्राथमिक जांच में मृत तेंदुए के आसपास बाघ के पगमार्क मिलने से प्रबंधन को आशंका है कि तेंदुए की मौत बाघ से संघर्ष में हुई होगी। नवादा से एक मार्मिक खबर सामने आई है, जहां गांव के लोगों ने एक बंदर की अंतिम यात्रा निकाली और हिंदू रीति रिवाज से उसका क्रियाकर्म किया गया। बंदर की शव यात्रा में गांव के सभी लोग शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने वो सारे रिवाज निभाए जो एक इंसान की अंतिम विदाई में किए जाते हैं। बंदर की मौत के बाद गांव के लोग गमगीन नजर आए। मामला कौवाकोल थाना क्षेत्र के फुलडीह गांव का है, जहां हनुमान के रूप में पहचाने जाने वाले
एक लंगूर की मौत के बाद ग्रामीणों ने उसके शव का धूमधाम से ढोल बाजे के साथ अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ही ताड़ के पेड़ से हनुमान गिर गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गांव में इस तरह का अंतिम संस्कार पहली बार किया गया है। आसपास के इलाकों में बंदर के अंतिम संस्कार की काफी चर्चा है। पेड़ से चुंबक की तरह चिपके इस मोटे विशालकाय अजगर के मिलने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत में आ गए। बताया जाता है कि जमुई के मलयपुरा थाना इलाके में एक पेड़ पर विशाल अजगर दिखा। पेड़ से चिपके अजगर के मिलने की खबर जंगल की आग की तरह इलाके में फैल गई। लगभग 10 से 15 फीट लंबे विशाल अजगर को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने जब पेड़ की टहनी से इस मोटे अजगर को लटकता हुआ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और डर के मारे धड़कनें तेज हो गई। ये घटना जमुई शहर से स्टेशन जाने वाली सड़क मार्ग पर आंजन नदी के पुल के किनारे हुई। बताया जा रहा है कि वहाँ लोगों ने 2 अजगर को देखा था, जिसमें एक पेड़ पर लटका दिखाई दिया जबकि दूसरा पुल के नीचे चट्टानों में जाकर छिप गया। लोगों ने वन विभाग और पुलिस की टीम को फोन कर अजगर मिलने की जानकारी दी। इधर अजगर को देखने वालों का तांता लग गया। लोग अपने फोन निकालकर अजगर की तस्वीर कैमरे में कैद करने में मशगूल दिखाई दिए। हाथी अगर गांव में घुस जाए तो ऐसे ही लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। उस पर भी अगर हाथी पागल हो जाए तो सोचिए क्या हाल होगा। छपरा के एकमा में पागल हाथी के आतंक से लोगों में अफरा तफरी मच गई। परसागढ़ में हाथी अचानक से पागल हो गया और बिजली के खंभों को क्षतिग्रस्त करने लगा। हाथी के उत्पात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद हाथी पर काबू पाया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। आप देख सकते हैं कि इस पागल हाथी के पैरों को वन विभाग की टीम ने जंजीर से बांध दिया है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वहीं हाथी के पेड़ से बंध जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि हाथी को महाराजगंज से किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लाया गया था, जिसके ऊपर से महावत का कंट्रोल खत्म हो गया और हाथी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। रायबरेली की बेटी सबा बुतुल ने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया है। फाइट के दौरान हाथ में चोट लग जाने के कारण क्वार्टर फाइनल तक ही खेल सकी, वरना सिल्वर या गोल्ड मेडल का सफर भी पूरा हो सकता था। ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रायबरेली लौटी सबा बुतुल ने जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और अपर जिलाधिकारी अमित कुमार से आशीर्वाद लिया है। सबा बुतुल ने यह उपलब्धि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो काउंसिल के तत्वाधान में आयोजित 5th इंडिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हासिल की है। इस चैंपियनशिप में भारत समेत नेपाल और अफगानिस्तान की टीमों ने हिस्सा लिया था। सबा बुतुल अपनी इस उपलब्धि का सारा श्रेय अपने कोच और अपनी माताजी को देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेने की इच्छा रखती हैं। काशी तमिल संगमम के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला दावा किया है। रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने बनारस और तमिलनाडु के पूर्वजों के डीएनए को एक समान बताया है। बनारस के 100 और तमिलनाडु के 200 लोगों के जीनोम पर रिसर्च के बाद ये परिणाम सामने आया है। ये रिसर्च उत्तर और दक्षिण भारत के मजबूत संबंधों पर वैज्ञानिक मुहर लगाता है। वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि काशी और तमिलियन लोगों के पूर्वज एक ही थे और वो 4 अलग अलग मानव जातियों से जुड़े थे। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा था। इसके बाद गंगा घाटी, अंडमान और ईरान से जुड़ा था, जो कहीं न कहीं इस बात पर मुहर लगाता है कि दोनों ही राज्यों के पूर्वज एक ही थे। जीनोम के 4 हिस्से होते हैं। वर्तमान समय में काशी और तमिलियन लोगों के बीच में एकरूपता न होने की वजह है जीनोम के वो कंपोनेंट्स जो काशी और तमिलियन दोनों में पाए तो जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कहीं कम तो कहीं ज्यादा है। साल 2006 से देश के अलग अलग जगहों के 75 वैज्ञानिक इस शोध में जुटे हुए थे। इसके अलावा कई सारे रिसर्च स्कॉलर भी इसमें शामिल हुए। इस रिसर्च में मुख्य रूप से बीएचयू के साथ सीसीएमबी हैदराबाद के वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही है। महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस पर बीट ऑफ लाइफ एंटरटेनमेंट ने वॉइस डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की है, जिसमें महान वैज्ञानिक की जीवन से जुड़ी बातें और घटनाएं दर्शाई गई हैं। बता दें कि पेड़ पौधों में जान है, वो भी भोजन करते हैं, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं। ये खोज सर जगदीश चंद्र बोस ने ही की थी। सर जेसी बोस के जीवन पर बनी इस फिल्म में उनके जन्म से लेकर आखिरी समय तक उनका जीवन कैसा रहा और उनका गिरिडीह से क्या जुड़ाव था, इन सभी बातों से अवगत कराया गया है।
आपको बता दें कि जगदीश चंद्र बोस ने अपने जीवन के आखिरी 7 साल गिरिडीह में गुजारे थे। गिरिडीह के लोगों का कहना है कि यहाँ वो कुछ रिसर्च भी किया करते थे। गिरिडीह स्थित सर जेसी बोस के आवास को अब विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस आवास में जगदीश चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी चीजें हैं, उनके खोज, शोध कार्य और यंत्र और कुछ मशीनें भी यहाँ पर रखी हुई हैं। आधुनिकता के इस युग में भी बीमारी से मुक्ति के लिए वैकल्पिक इलाज के तौर पर 2500 साल पुराने स्वरिगप्पा तिब्बतन औषधि पद्धति को लोग अपना रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। लाहौल स्पीति के साथ साथ बौद्धिस्ट इलाके में इस पद्धति का काफी प्रचलन है। हिमालय के विभिन्न इलाकों से दुर्गम जड़ी बूटियों की पहचान कर हजारों साल पुरानी विधि से हाथों से तैयार की जाती हैं ये औषधियाँ। स्थानीय लोगों में इस पद्धति के प्रति गहरी आस्था है। इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे छेवांग नमग्याल वैद्य ने बताया कि उनका क्लिनिक आयुष मंत्रालय भारत सरकार से पंजीकृत भी है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग इस पद्धति को अपना रहे हैं, लेकिन अब कच्चे माल की कमी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पद्धति के तहत सभी प्रकार की दवाइयां जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं और इसके इस्तेमाल से कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आपको बता दें कि घाटी में इस समय इस पद्धति के कुछ ही वैद्य हैं जो इस पद्धति को जिंदा रख पाए हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी और आधुनिकता की अंधी दौड़ में इस पद्धति को गहरा धक्का लगा है और आज ये इतिहास के पन्नों में दफन होने की कगार पर पहुंच गई है। जामताड़ा जो कि ऑनलाइन ठगी के लिए कुख्यात है, वहीं यहाँ की महिलाएं ऐसे आभूषण बना रही हैं जिनकी देश भर में मांग है। अगर दिल में हो जुनून तो कुछ भी कठिन काम आसान बन जाता है। कुछ ऐसा ही किया जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत बागाशोला गांव की इन महिलाओं ने। बागाशोला की महिलाओं का हस्तशिल्प अब झारखंड के अलावा बंगाल, असम, नागालैंड, बेंगलोर, पुडुचेरी, कश्मीर आदि शहरों में महिलाओं की पसंद के अनुसार आभूषण का निर्यात किया जा रहा है। यहाँ करीब 45 महिलाओं द्वारा विभिन्न डिजाइन का आभूषण का निर्माण किया जा रहा है। बीते 3-4 महीनों से घर के कामकाज के साथ ही ये महिलाएं सामंत एंटरप्राइज के साथ स्वरोजगार से जुड़कर अपने को स्वावलंब बना रही हैं। इस कार्य को देखकर कुंडहित बीडीओ श्रीमान मरांडी ने महिलाओं और युवतियों का हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा कि गांव में भी हुनर की कोई कमी नहीं है। अगर सही दिशा तथा संसाधन मिल जाए तो गांव की महिला भी कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखती है। महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प का एक कर दर्जनों से अधिक आभूषणों को बीडीओ ने देखा तथा महिला एवं युवतियों से इसके निर्माण कार्य के बारे में जानकारी हासिल की। राजस्थान में मौत की स्पीड से भागती कारें लोगों की जान की दुश्मन बन रही हैं। लगातार शहरी इलाकों में ओवर स्पीड कारों से हो रहे एक्सीडेंट की खबरें सामने आ रही हैं। राजसमंद से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। यहाँ करीब 120 की स्पीड से दौड़ रही कार ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मारी है। गनीमत ये रही कि टक्कर लगने वाली कार में बैठी मासूम की जान बाल बाल बच गई। ये घटना 20 दिन पहले की है, लेकिन इसका सीसीटीवी अब सामने आया है। ये घटना राजसमंद के खमनौर थाना क्षेत्र के खेड़ा की भागल की है। यहाँ के भैरूलाल नाम का शख्स अपनी दोहती के साथ दुकान के बाहर बैठे थे, तभी एक बेकाबू स्पीड से आई स्विफ्ट कार उनकी ऑल्टो पर चढ़ गई। राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाले माउंट आबू में तापमान माइनस में पहुंचना शुरू हो चुका है। तापमान माइनस में होने से मैदानी इलाकों और गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमी हुई देखने को मिल रही है। माउंट आबू में कुमारवाड़ा, गुरु शिखर, पोलो ग्राउंड, सनसेट पॉइंट, नक्की झील, ट्रैवल टंकेस बर्फ की चादर देखने को मिल रही है और पर्यटक इस सीजन की पहली बर्फ से खुश भी नजर होते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। माउंट आबू में बुधवार देर रात तापमान -1 डिग्री पहुंचने के साथ ही मैदानी और कुमारवाड़ा, गुरु शिखर गाड़ियों की पार्किंग की गाड़ियों पर की छतों पर बर्फ जमी हुई देखने को मिली। पर्यटक जमकर दिसंबर की सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए यहां आ रहे हैं। वहीं सर्दी आते ही गुजराती पर्यटकों का जमघट माउंट आबू की नक्की झील पर चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दिया। वहीं माउंट आबू की परिक्रमा करने आने वाले आदिवासी भी इस सर्दी बाखर देवता को पूजन के लिए माउंट आबू का रुख कर रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार सर्दी में बाखर देवता की विशेष पूजा अर्चना माउंट आबू की वादियों में की जाती है, जिसको लेकर कहीं आदिवासी परिवार अपने पूरे परिवार जनों के साथ माउंट आबू में आ रहे हैं।
पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। नदी नाले जमने की कगार पर हैं। बद्रीनाथ धाम के निकट बहने वाली ऋषिगंगा भी कड़ाके की ठंड के बीच जमती जा रही है। यहाँ झरने से बहने वाले पानी की बूंदें पाले के रूप में जम चुकी हैं। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान माइनस से भी नीचे पहुँच रहा है, जिससे पानी भी जम जा रहा है। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात उत्तराखंड पुलिस के जवानों का कहना है कि अगर रात को पानी के नल गलती से बंद कर दिए जाएं, तो सुबह उन पर बर्फ का आकार दिखाई देता है, यानी कि पानी पूरे तरीके से जमकर बंद ही हो जाता है। बद्रीनाथ धाम में पड़ने वाले झरने भी अब जम रहे हैं। बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि नीति घाटी में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में पहाड़ों की ठंड और बढ़ने की संभावना है। पानी से लबालब यह है नैनीताल की सूखा ताल झील। कभी इस झील में कश्तियां चला करती थीं, लेकिन आज ये बदरंग है। नैनीताल के लिए जीवन रेखा का काम करती ये झील आज खुद परेशानी में है। चारों तरफ अतिक्रमण है। सौंदर्यीकरण के नाम पर झील में प्रशासन ने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है। 5 से 7 महीनों तक पानी से लबालब रहने वाली ये झील गर्मी में नैनी झील को 40 से 50% पानी की आपूर्ति करती है। दरअसल नैनीताल की इस झील का बड़ा उपयोग है और नैनी झील के पानी संकट को दूर रखने में भी इसकी अहमियत रही है। हालांकि अंग्रेजी दौर में भी इस वेटलैंड का रखरखाव बेहतर रहा, लेकिन आज उस पर संकट दिख रहा है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के चलते अक्सर कई बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए आपके घर में भी एक लैब उपलब्ध है और एक सामान्य प्रक्रिया अपनाकर आप खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। कोटा केंद्रीय प्रयोगशाला में तैनात खाद्य विशेषज्ञ प्रियंका सोनी ने बताया कि हल्दी की जांच के लिए हल्दी पाउडर को पानी में घोलकर उसमें कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालें। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 4 बूंदें डालने पर हल्दी का रंग लाल हो जाता है तो समझ लीजिए कि इसमें मिलावट है। ऐसे ही यदि आप अपने घर पर आने वाली मिठाई और मावे की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको मावे में टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी होंगी। आयोडीन की बूंद डालने के बाद यदि मावे और मिठाई का कलर चेंज होता है या गहरा नीला कलर हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपके मावे में मिलावट है। मधुबनी में लगभग 3 दशक पहले तक मरुआ और तीसी जैसी पौष्टिक और परंपरागत अनाजों की अच्छी खासी खेती होती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में इन पारंपरिक फसलों की खेती काफी सिमट गई है। अब नौबत यह है कि तीसी और मरुआ की खेती के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध होना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में मधुबनी में संचालित घोघरडीहा प्रखंड स्वराज विकास संघ नाम की एक संस्था ने तीसी और मरुआ जैसी फसल को विलुप्त होने से बचाने के लिए जैविक बीज बैंक तैयार किया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई शुरुआत में किसानों को निःशुल्क बीज दिया जाएगा। इस बीज बैंक से किसानों को काफी फायदा होगा। इससे न केवल उपज अच्छी होगी बल्कि लोग हेल्दी अनाज का सेवन भी कर पाएंगे। लोगों को अब इस निजी संस्था की पहल से उम्मीद बनी है। खास बात यह है कि इस बीज बैंक में केवल महिलाएं काम करती हैं। इतना ही नहीं, महिला किसानों को जैविक बीज का इस्तेमाल करने के लिए जानकारी भी दी जाती है। फिंगर पेंटिंग आर्टिस्ट के बारे में आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन जबलपुर के रहने वाले सिंटू मौर्य के हुनर को देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जबलपुर के रांची इलाके में रहने वाले सिंटू मौर्य खाने पीने की सामग्री से इतनी सुंदर और आकर्षक पेंटिंग बना लेते हैं कि उनकी पेंटिंग से नजर हटा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। अपने इस अनूठे हुनर के चलते सिंटू जहां अपने दोस्तों में एक अलग पहचान रखते हैं, तो कॉलेज के साथी भी उनकी इस काबिलियत के कायल हैं। हाल ही में सिंटू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर चाय पत्ती की सहायता से बनाई थी, जिसे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा और सराहा। देश और दुनिया की जानी मानी भागवत कथा वाचक जया किशोरी की पेंटिंग बनाकर जब सिंटू ने उन्हें भेंट किया तो वो भी अपनी पेंटिंग को अपलक निहारती रही। वहीं जया किशोरी ने भी सिंटू द्वारा बनाई गई पेंटिंग को ट्वीट किया है। मंडी जिला के नसलो गांव की करीब 3 महीने की दूध मुही बच्ची राव्या सांस न आने की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज होने के बाद अभी 6 महीने और इलाज होना है। बच्ची के माता पिता गरीब हैं और उन्हें अब अपनी नन्ही बच्ची के इलाज के लिए दानी सज्जनों से मदद की दरकार है। परिवार ने जैसे तैसे तंगी काट कर गहने जेवर और जमीन बेचकर बच्ची के इलाज में पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन अब उन्हें इलाज के लिए और रुपयों की जरूरत है,
जिसके लिए पीड़ित परिवार ने दानी सज्जनों से उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। बच्ची के पिता ने बताया कि वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन उससे भी उनकी बच्ची के इलाज का खर्च और घर चलाना दूभर हो गया है। मैंने बोला कि सीजन करवा दो, लेकिन उन्होंने सीजन नहीं करवाया और ज़बरदस्ती निकाल के कर दिया। इसको फर्स्ट टाइम डिलीवरी कर दी मेरी, और तब से लेकर अब तक मैं और मेरे बच्ची और मेरे हस्बैंड हम सभी भुगत रहे हैं। हमारे मतलब सब कुछ घर में जो सब कुछ तो हमने बेच दिया, और अब तो हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है। तो मैं आप सभी से मतलब हेल्प मांग रही हूँ अपनी बच्ची के लिए। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।